हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम लोग बिहार तथ्य संग्रह से बिहार स्पेशल का आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। इस एक वीडियो के अंदर में ये मास्टर वीडियो होने वाला है और इसके अंदर में हम लोग पूरा का पूरा बिहार का ज्योग्राफी आज एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ। देखिए, 69 बीपीएससी के लिए हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप चलाया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट ग्रुप। इस प्रैक्टिस सेट ग्रुप के अंदर में आस्था, परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, इडुटीरिया, ये जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते हैं, ये जो कोचिंग संस्थान जो ज़्यादा फीस होती है इनके सारे प्रैक्टिस सेट्स हमारे ग्रुप में दिए जाते हैं। 199 का वन टाइम पेमेंट करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जोड़ लिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में। आप लोग का एक सवाल होता है क्या एक्सप्लेनेशन रहता है डिटेल वाला? तो यस, एक्सप्लेनेशन रहता है और मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट्स बाइलिंगुअल होते हैं, लेकिन जो हिंदी में आएगा वो हिंदी में मिलेगा, जो इंग्लिश में आएगा इंग्लिश में मिलेगा। चलिए हम लोग अपने सेट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने कंटेंट के ऊपर में। देखिएगा यहाँ पे इडुटीरिया बिहार तथ्य संग्रह आपके सामने ये किताब है और इस किताब से आज हम लोग ज्योग्राफी जो है ये पूरा कंप्लीट आज हम लोग कर जाएंगे। तो ये मास्टर वीडियो होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 68 बीपीएससी से संबंधित सारे वीडियोज़, प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हमारा आपको ये विषय सूची दिखेगा, यानी कि कंटेंट्स इसमें क्या क्या रहेंगे ये दिखेगा। इसके अंदर में आपको देखिए बिहार का भूगोल यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। इस बिहार के भूगोल के अंदर में बिहार का भौतिक विभाजन आज हम लोग देख लेंगे, बिहार की जलवायु, बिहार का आबोहवा तंत्र, बिहार की मिट्टी और बिहार में वन एवं वन्य जीव और बिहार में आपदा प्रबंधन। ये ऐसे 7 टॉपिक्स हैं, टोटल 7 टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर कर लेंगे इस मास्टर वीडियो के अंदर में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को काइंडली शेयर करिए अपने मित्रों में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो बिहार का भूगोल हम लोग यहाँ से करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, बिहार का भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है और यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है और बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। देखिए, बिहार कहाँ पे स्थित राज्य है भारत के अंदर में? तो पूर्वी भारत में स्थित है। ठीक है, इस वाले रीजन में है ना। और भौगोलिक रूप से ये 3 भागों में डिवाइडेड है। अब 3 भाग इसके भौगोलिक रूप से यहाँ पे दिया गया, अच्छे से देख लीजिए। पहला है पर्वतीय और तराई एरिया, दूसरा मैदानी हो जाता है और तीसरा पठारी। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पर्वतीय क्षेत्र में देखिए सुमेश्वर की श्रेणी सबसे टॉप और सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर रामनगर, दून और दून घाटी, ये तीनों जो हैं पहाड़ी क्षेत्र हैं बिहार के अंदर में। मैदानी में देखिए उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान इम्पॉर्टेंट है। पठार में धारवाड़ का चट्टान और विंध्य चट्टानें, ये पठारी एरिया बिहार के अंदर आते हैं। तो भौगोलिक विभाजन में, भौतिक विभाजन में ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बिहार का भौतिक विभाजन कैसे है। यहाँ पे सबसे ऊपर सुमेश्वर की श्रेणी आपको दिखेगी, जो आपने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा। तो मैंने बोला था सबसे टॉप में यही है, फिर दून घाटी आती है, फिर रामनगर दून आती है। तो आपका जो ये पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे ये तीनों बिल्कुल यहाँ पे कवर कर जाता है। आगे जब आप बढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दक्षिणी पठार का क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अंग का मैदान यहाँ पे पूर्वी, ये देखिए गंगा नदी यहाँ से जा रही है, ये विभाजन कर रही है। तो गंगा नदी जो है ये पूर्वी दक्षिणी का पठार क्षेत्र और पूर्वी पठार क्षेत्र गंगा का ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोसी महानंदा दोआब यहाँ पे दिख रहा है, महानंदा यहाँ पे। ठीक है, एंड सोन नदी और सोन नदी का दोआब यहाँ पे दिख रहा है। घाघरा गंडक दोआब यहाँ पे है और अंग का मैदान यहाँ पे, और कोसी गंडक दोआब यहाँ पे आपको एग्जिस्ट करता है। मगध का मैदान ये देख लीजिए, बहुत बड़ा एरिया है मगध का मैदान, ये पूरा एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका बिहार का जो है पूरा भौगोलिक जो है डिवाइडेशन आपको दिख जाएगा, राइट, फिजिकल डिवाइडेशन पूरा दिख जाएगा। अब पर्वतीय तराई क्षेत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिला में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला उपवर्ग है इसका, देखिए सोमेश्वर श्रेणी, ये त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार के सीमा निर्धारित करती है और इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी जो है ये सीमा कहाँ बनाती है? तो नेपाल और बिहार की सीमा ये डिसाइड करती है सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, और इसकी हाइट 874 मीटर है। ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है
और इस क्षेत्र की अधिकतम जो ऊंचाई है 240 मीटर है। आपने 3 जो है पर्वतीय श्रेणी की देखी थी, उसकी बात हो रही है। अब दून घाटी आती है, इसका विस्तार जो है सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है, और इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। मैदानी एरिया आप देखते हैं हम लोग। मैदानी क्षेत्र में देखिए बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी में आता है, और इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेप से हुआ है। अब निक्षेप क्या होता है, तो जो कचरा नदी लेके आती है, पहाड़ों के रास्ते जो बहते हुए पानी जो नदी आती है, और जब नदी का बहाव मैदानी इलाके में आके कम हो जाता है, यहाँ पे स्लो हो जाता है, तो कचरा यहाँ पे छोड़ते हुए नदी आगे की ओर बढ़ जाती है। तो जो कचरा यहाँ पे होता है उसी को बोलते हैं निक्षेप। तो उन्हीं कचड़े जो ले आके नदी यहाँ पे छोड़ी है, उन्हीं निक्षेपों से इधर मैदानी इलाका का निर्माण हुआ है बिहार में। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी का अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में डिवाइड किया जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान पहला आता है। अब गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है, और इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर माना जाता है। इस मैदानी भाग को 3 दोआब में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य है कि 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है, यानी कि ये देखोगे इधर एक नदी जा रही है और इधर एक नदी जा रही है, तो इसके बीच की जो ये भूमि है इसी को हम लोग बोलते हैं दोआब। ठीक है, ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा के लिए यानी जलोढ़ मिट्टी के लिए और उर्वरकता के लिए जाने जाते हैं। घाघरा गंडक दोआब, दूसरा है गंडक कोसी दोआब, और कोसी महानंदा दोआब। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 ऐसे दोआब हैं जो बिहार में एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आता है देखिए दक्षिण गंगा का मैदान। तो गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र में दक्षिण गंगा मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार काफ़ी छोटा है, और इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहला देखिए गंगा सोन दोआब, फिर है मगध का मैदान, और फिर आता है अंग का मैदान। तो ये 3 एरियाज़ में जो है ध्यान रखिएगा इसको डिवाइड किया जाता है। किसको, तो दक्षिणी गंगा मैदान को 3 भागों में यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पठार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पठारी जो एरिया है, देखिए बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार और पहाड़ी क्षेत्र अवस्थित है, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित होती हैं। पहला है देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कि मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी। दूसरा है विंध्य चट्टानें, कैमूर और रोहतास में। इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल आपका बनेगा। धारवाड़ चट्टानें, इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक है, तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया इन सब में। और विंध्य चट्टानें, इनका फैलाव कैमूर और रोहतास में इनका फैलाव है, राइट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट अलग फैक्ट्स भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न कुछ भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल बहुत बार बन चुका है ना। तो देखिएगा एक बारी। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान के प्राकृतिक रूप से जलमग्न जो भूमि होती है, अब यहाँ पे समझिएगा, जो उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसमें जो ऐसा भूमि जो जल में डूबा रहता है उसको चौर कहते हैं, या मन भी कहीं कहीं कहते हैं। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंधों से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। समझिएगा यहाँ पे, दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। और उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आपसे ये सवाल बन जाएगा कि किस मैदानी इलाका को बाढ़ की विभीषिका कहा जाता है, तो उत्तरी गंगा मैदान को बाढ़ की विभीषिका कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्रकार, निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषताएं, है ना, कि ये किस प्रकार का ये एरिया है और इसका बनावट कब हुआ था, कौन कौन उस एरिया में आते हैं, क्षेत्र रीजन कौन कौन से आते हैं और उनकी क्या विशेषताएं, ये देखना है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये प्री कैम्ब्रियन
काल में इनका निर्माण हुआ है और इस क्षेत्र में मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर ये सब आ जाते हैं धारवाड़ क्रम के चट्टानों के रीजन में। हमने ऊपर अभी पढ़ा है। इसकी विशेषताएं हैं, बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी ये क्षेत्र है, धारवाड़ क्रम की पहाड़ी। ठीक है, फिर आता है विंध्य पहाड़ी। इसका भी निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है और ये कैमूर और रोहतास वाले रीजन में इसका फैलाव है। और इसकी विशेषता है, देखिए दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये, और सीमेंट उद्योग यानी कि चूना पत्थर के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ से चूना पत्थर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके बाद देखिए टर्शरी जो प्रकार की ये चट्टानें हैं, ये प्लेस्टोसिन काल में निर्माण इनका हुआ है और पश्चिमी चंपारण इसके रीजन में आता है। इसकी विशेषता है सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है ये और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। फिर देखिए क्वार्टरी काल की पहाड़ियाँ आती हैं जो कि प्लेस्टोसिन और होलोसीन काल में बनी हुई हैं। गंगा का मैदान इस रीजन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गंगा का मैदान इस रीजन में एग्जिस्ट करता है और बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त इसी एरिया को माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला यूनिट यानी 7 में से पहला यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं बिहार की जलवायु के ऊपर। देखिएगा, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है और बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। ध्यान रखिएगा, किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित करने के लिए प्रमुख कारण जो है, यहाँ अभी नीचे आपको कुछ कारण दिए गए हैं। देखिएगा, पहला है आंशिक स्थिति यानी कि उपोष्ण क्षेत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी से इसकी दूरी, फिर है मॉनसून का प्रभाव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक इधर 2 और पॉइंट दिया जा रहा है, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसके वातावरण पे, और उच्च वाच के वजह से। चलिए अब सब कुछ डिटेल में देखते हैं। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है, यानी कि डिवाइडेशन किया है। कोपेन के हिसाब से देखिएगा, कोपेन जलवायु के अनुसार उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है और कोपेन जलवायु के जो संकेतक होते हैं वो CWG या AW बोला जाता है। दक्षिणी बिहार में AW और उत्तरी बिहार के लिए CWG। ध्यान रखिएगा, ये किस रीजन के लिए कौन सा कोड यूज़ होता है ये आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा ट्वार्थ यानी कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इसके लिए जो संकेतक का इस्तेमाल होता है वो CAW और AW का इस्तेमाल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए थर्नवेट। इसमें उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र और शेष बिहार ये 2 रीजन आते हैं। उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र के लिए CBW का इस्तेमाल होता है और शेष बिहार के लिए CAW का होता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट कुछ आपके लिए संकेतक दिया गया है और जलवायु दिए गए हैं, इसको अच्छे से आपको देख लेना है। अब देखिएगा, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएँ होती हैं। 3 टाइप ऑफ सीजन्स होते हैं बिहार में। पहला होता है ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है और यह मार्च के मध्य जून की स्थिति में होती है ना। तो ग्रीष्म ऋतु, ये आपको जो याद रखना है ग्रीष्म ऋतु में कि ये कब से कब रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु जो है देखिएगा मार्च के मध्य से जून में ये ग्रीष्म ऋतु बनता है। ठीक है, उसके बाद से फिर मानसून आ जाता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इस मौसम में पश्चिम की ओर मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है ना। लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबसे गर्म स्थान गया है। अच्छा, गया के साथ साथ ध्यान रखिए, गया सबसे ठंडा स्थान भी है ना। गर्म भी है सबसे और ठंडा भी है। गया में 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो बिहार का सबसे गर्म स्थान गया और ठंडा स्थान भी गया। मानसून आने से पहले बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी भी कहा जाता है। अब यहाँ से एक और आपका सवाल बन जाता है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? तो नॉर्वेस्टर कहते हैं या काल बैसाखी कहते हैं। दिस इज़ VVI, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं वर्षा ऋतु के ऊपर में। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून से होता है और बिहार में जलवायु एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है।
बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है 205 सेंटीमीटर तक, है ना। और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है 101 सेंटीमीटर तक। अब यहाँ से आपका 2 सवाल बनता है, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में, एवरेज रेन, ठीक है, बिहार में तो 112 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके सीधे सीधे बन जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों ही पॉइंट को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आती है उसी से बिहार में सबसे ज़्यादा रेन रिसीव होता है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तरी भाग यानी जो हिमालय वाला रीजन है ऊपर का, तो ये हो गया आपका उत्तरी भाग, सबसे ज़्यादा रेन रिसीव करता है क्योंकि हिमालय के नज़दीक में है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, दक्षिणी बिहार में आपके गया वगैरह ये सारा रीजन नीचे आ जाता है, नवादा वाला रीजन सारा नीचे आ जाता है। ठीक है, दक्षिण में शीत ऋतु, बिहार में जो तीसरा मौसम परिवर्तन होता है वो जो है शीत ऋतु होती है। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी के माह तक होता है ना। अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और फरवरी तक रहता है ये। और मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है। क्लियर, मतलब अब मानसून का बिहार में मौसम है तो कुछ टाइम बाद अब शीत ऋतु भी, अगस्त आपका ख़त्म होगा तो सितंबर से शीत ऋतु भी स्टार्ट हो जाएगी। बिहार में दिसंबर और जनवरी महीने में सबसे ज़्यादा ठंडक वाला महीना होता है और सबसे ज़्यादा ठंडा वाला ज़िला गया होता है। सबसे गर्म भी मैंने बताया था, सबसे ठंडा भी होता है। ठीक है, दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही लाभदायक होता है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। ठीक है, तो वर्षा जो हल्की फुल्की फुहारें होती हैं ठंडी के मौसम में, वो भी रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो हल्की जो तेज़ ठंड पड़ती है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन सा है, इसके ऊपर एक नज़र हम लोग डालेंगे। तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जोन 1 है ये पहला और ये जोन 2 है, ये 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखो जोन 1 में जो है माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बिहार के कृषि दशाओं एवं फसलों के वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 पार्ट्स में, ओके 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे ओके यहाँ पे तीसरा पार्ट जो है यहाँ पे इसका खंड बना दिया। तो बेसिकली ये 3 ही पार्ट हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3A 3B, ये 3 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब देखो जोन 1 में ये पूरा रीजन जो है जोन 1 का आपका आता है, राइट, और ये पूरा जोन 2 का रीजन है। अब जोन 1 में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज, ये सारे रीजन आते हैं। जोन 2 के अंतर्गत अगर आप देखिएगा, देखिए सुपौल, अररिया, ठीक है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सारे रीजन आते हैं। और उसी तरह नीचे जोन A और B तीसरा में खंड में जो है वो इसी तरीके से हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ जो कुल जोन यहाँ दिए गए हैं उन जोन का डिवाइडेशन कैसे है। तो जोन पहला सबसे बड़ा है, यहाँ पे कुल मिला के देखिए 13 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं जोन 1 में। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। जोन 2 में 8 आता है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा। सबसे कम जोन 3A के अंतर्गत आता है, सबसे कम 3A के अंतर्गत सबसे कम भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। फिर जोन 3B के अंतर्गत 11 ज़िले हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। टोटल का जब आप टोटल कीजिएगा इन सबको ऐड करके तो कुल आपके 38 ज़िले हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में आप देख सकते हैं। तो कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बोला जाता है, इसके अंतर्गत देखिएगा इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है ना। और यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता आपको मिलेगी जोन 1 में। इसकी मुख्य फसलें जो जोन 1 में होती हैं, चूँकि यहाँ पे एवरेज रेन रिसीव होता है इसलिए यहाँ पे गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का, इन सब के लिए ये वाला जो रीजन है आइडल माना जाता है। जोन 2 इसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं जोन 2 में? 8 ज़िले आते हैं, है ना।
अब देखिएगा जोन 2 इस क्षेत्र में औसत वर्षा जोन 1 से ज़्यादा होता है, 120 से 140 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ पे मुख्य फसल जो है जूट, धान, चाय, मक्का आदि। अब यहाँ पे जितने भी फसल हैं इनको हेवी रेन चाहिए, इसलिए ये सारे जो है यहाँ पे फसलें होती हैं। जोन 2 में यहाँ पे देखिए, ये वाला मैप में आप देखिए जोन 2 पूरा आता है, तो ये पहाड़ी इलाका है और साथ में यहाँ पर रेन भी बहुत रिसीव होता है। किशनगंज में तो भयानक रेन रिसीव होता है, सबसे ज़्यादा रेन रिसीव होता है। फिर अररिया, सुपौल, ये सारा उसी रीजन में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा जोन 3 में जो है, जिसके अंतर्गत जोन 3 के अंतर्गत ए और बी 2 कैटेगरी है। इस क्षेत्र में एवरेज रेन 95 से 115 सेंटीमीटर तक रिसीव होता है और यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पे मुख्य फसल गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि। अब यहाँ पे इनको मीडियम टाइप का पानी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, उस हिसाब का यहाँ पे फसल की बुआई भी होती है। चलिए अब बिहार की नदियों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ नदियों की, उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल भी आपको मिलेगा। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है देखिए हिमालय नदियाँ और दूसरा है पठारी नदियाँ। हिमालय नदियों के बारे में एक बार देख लीजिएगा। ये सदा नीरा वर्षा भर जल प्रवाह वाली ये नदियाँ होती हैं। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा ये आपका हो गया उत्तर रीजन। ठीक है, ऊपर से ये आती हैं ऐसे नीचे गिरती हैं, ये दक्षिण वाला रीजन हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनका प्रवाह होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ बाल्य अवस्था में होती हैं, सारा बाल अवस्था में। हिमालय नदियाँ जो हैं ये सारे के सारे बाल अवस्था में हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ होती हैं। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण भी ये बनती हैं, क्योंकि हिमालय से आ रही हैं तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वाटर होता है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती ये सारी हिमालय नदियों का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए पठारी नदियाँ, ये वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं, यानी कि पानी होगा अच्छा तो ये नदियाँ जिंदा रहेंगी, ये नदियाँ हरी भरी रहेंगी, ये वर्षा पे डिपेंडेंट नदियाँ होती हैं। ये दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, यानी कि ये ध्यान रखिए नीचे से ऊपर जाती हैं। ये अपना दक्षिण है, यहाँ नीचे से ऊपर ऐसे नदियाँ चढ़ती हैं। ठीक है, दक्षिण से लेके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ जो हैं अनुवर्ती होती हैं। ये नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में होती हैं, यानी कि ये बुढ़ापा की ओर अपनी हैं। ये सीढ़ी गमन करने वाली नदियाँ होती हैं। बाढ़ का कम संभावना इन नदियों में होता है, क्योंकि उस हिसाब से इसमें पानी होता नहीं, क्योंकि ये खुद ही बारिश पे डिपेंडेंट ये नदियाँ होती हैं। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ये सारी जो है पठारी नदियों के प्रकार हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पूरा यहाँ पे मैप दे दिया गया है ना। तो ये देखिए ये जो आपका ये उत्तरी एरिया है, ठीक है, और नीचे ये आपका दक्षिणी एरिया है। ठीक है, दक्षिणी एरिया यहाँ पे नीचे में है। अब यहाँ पे देखिएगा जो उत्तरी एरिया की अगर हम बात कर लें, उत्तरी एरिया में देखिएगा ये आपका बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मोची, महानंदा, ये सारी नदियाँ देखिए ऊपर से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, और नीचे कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ये दक्षिण नीचे आकर डिपॉजिट हो रहा है गंगा में, है ना, गंगा में डिपॉजिट हो रहा है। अब यहाँ से देखिए निरंजना, सोन, कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं, ये सारी रिवर्स आप इसको देख सकते हैं। तो यही समझाना चाह रहा है। ये वाला हो गया पठारी, ठीक है, पठारी नदियाँ, और ये हो गई हिमालयी नदियाँ। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा नदी है यानी उसका उद्गम है, और संगम मुहाना मतलब ये कहाँ जाके मिलती है, और बिहार में इसकी लंबाई क्या है। गंगा नदी बिहार में देखिए इसका जो उद्गम है, पहले जान लीजिए बिहार में नहीं, मतलब इसका उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर से जो उत्तराखंड में मिलता है, और बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, यानी वहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बिहार में कुल मिला के 445 किलोमीटर तक इसका एरिया है, यानी 445 किलोमीटर लंबाई इसकी पाई जाती है। घाघरा नदी इसका उद्गम है तिब्बत से, और गंगा सारण में आके ये मिलती है गंगा में। 83 किलोमीटर तक ये बिहार में इसका फैलाव है। गंडक नदी ये नेपाल में इसका उद्गम होता है गंडक नदी का, और इसका जो है देखिएगा सोनपुर में ये जाके गिरती है। ठीक है, 260 किलोमीटर तक जो है इसका बिहार में फैलाव है। बूढ़ी गंडक
सोमेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और गंगा खगड़िया में ये जाके फिर मिल जाती है। 320 किलोमीटर तक जो है इसका फैलाव आपको देखने मिलेगा। बागमती ये महाभारत श्रेणी की नदी है जो नेपाल से आती है, कोसी में जाके मिल जाती है, ट्रिब्यूटरी है इसकी, और 394 किलोमीटर जो है इसका आपको लंबाई बिहार में मिलेगा। कमला देखिएगा, कमला महाभारत श्रेणी यानी नेपाल का रिवर है और कोसी में ये जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है बताई नहीं गई है यहाँ पे। कोसी रिवर देखिएगा, कोसी रिवर गोसाई स्थान नेपाल से ये निकलता है और गंगा कुर्सेला कटिहार में जाके मिल जाता है। 260 किलोमीटर तक का यहाँ पे बिहार में इसकी लंबाई है। महानंदा पश्चिमी बंगाल से दार्जिलिंग ज़िले में पहाड़ी और गंगा मालदा में जाके ये मिल जाता है। कर्मनासा रिवर विंध्य पहाड़ी और गंगा चौसा में जाके मिल जाता है। सोन रिवर अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये उसका उद्गम होता है और गंगा दानापुर में जाके ये मिल जाता है। पुनपुन रिवर झारखंड पलामू से ये निकलता है और गंगा फतुहा में जाके ये मिल जाता है। उसका देखिए फल्गु निरंजना रिवर ये छोटा नागपुर पठार से इसका जो है निकासी होता है और पुनपुन नदी में के साथ जाके गंगा में ये मिल जाता है। अजय रिवर देखिए ये जमुई से इसका जो है उद्गम होता है और गंगा में जाके पश्चिमी बंगाल में जाके मिल जाता है। क्यूल हजारीबाग झारखंड क्यूल रिवर ये गंगा लखीसराय में जाके मिल जाता है और सकरी रिवर छोटा नागपुर पठार से निकलता है और क्यूल नदी में जाके गंगा में मिल जाता है, तो गंगा के साथ ये एक संगम बना लेता है। इतनी बातें क्लियर हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गंगा की नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और इसकी लंबाई देखिए टोटल, ये भारत की बात हो रही है, भारत में इसका कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में अकेले 445 किलोमीटर अकेले ये इसका बहाव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी ये जब दोनों आके मिलती हैं उसके बाद गंगा का जन्म होता है, गंगा का नाम यहाँ से पड़ता है। गंगा इससे पहले अलकनंदा और भगीरथी नामक दो नदियों में डिवाइड होती है। देवप्रयाग में आके दोनों नदियाँ जब मिलती हैं और उसके बाद जब आगे बढ़ती हैं देवप्रयाग से, जब इलाहाबाद होते हुए जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनका नाम उसके बाद पड़ता है क्या, गंगा। तो ध्यान रखिएगा देवप्रयाग से इनका नाम गंगा फिर हो जाता है। गंगा में देवप्रयाग में ही इनका संगम होता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है। ठीक है, गंगा नदी बिहार में बक्सर ज़िले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि बिहार में ये बक्सर ज़िला में चौसा के समीप प्रवेश करती है। गंगा रिवर बक्सर में आके प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर वेस्ट बंगाल में ये जाके उधर मिल जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक और सवाल बनता है आपका, ये वाला लाइन VVI है, इसको VVI करके रख लीजिए। बिहार में गंगा नदी कितने ज़िलों के साथ छूते हुए जाती है या सीमा बनाती है, तो 12 जिलों के साथ गंगा नदी होके गुजरती है। ठीक है, इन कहाँ करती है बिहार में, बक्सर में आके इन करती है। ठीक है, और कटिहार और भागलपुर के से सीमा बनाते हुए वेस्ट बंगाल में जाके डिपॉजिट हो जाती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना ज़िले में है। ठीक है, और गंगा की सहायक नदियों में घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, ये सारी नदियाँ बिहार में गंगा में आके मिल जाती है। जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा से मिलती हैं। अब यहाँ से आपके दो सवाल बनते हैं कि बिहार में सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गंगा की, तो ये सारी बिहार में सहायक नदियाँ हैं, गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन। और बिहार के बाहर कौन कौन सी है, जब ये वेस्ट बंगाल में जाती है तो महानंदा और अजय ये बिहार के बाहर जाके मिलती हैं। ठीक है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। घाघरा नदी देखिए ये सोमेश्वर पहाड़ी यानी तिब्बत के पास से निकलती हुई बिहार के सिवान से ये प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में जाके डिपॉजिट हो जाती है। अन्य नाम है देखिए सरयू रिवर इसका। ठीक है, मैदानी भाग में इसको सरयू रिवर के नाम से, गोगरा कर्णाली नेपाल में इसको बोला जाता है, गोगरा या कर्णाली के नाम से नेपाल में जानते हैं। मैदानी इलाका में सरयू के रिवर से, बिहार में घाघरा रिवर के नाम से जानते हैं इसको। इसकी सहायक नदियाँ देखिएगा राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेड़ी, सेती, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब गंडक नदी बहुत महत्वपूर्ण बिहार के परिप्रेक्ष्य में। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में कहते हैं और सप्तगंडकी और शालिग्राम नेपाल में कहा जाता है। तो नेपाल में गंडक नदी को किस नाम जानते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सप्तगंडकी और शालिग्राम नाम से नेपाल में इनको जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय
गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन यानी पश्चिमी चंपारण में ये प्रवेश करती है। ठीक है। अब यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है और इसकी सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक ये सारी हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को सालीग्राम भी कहा जाता है। तो सालीग्राम पत्थर किससे मिलता है? तो गंडक रिवर से जो है सालीग्राम पत्थर का अपने को रिसीविंग होता है। अब आता है बूढ़ी गंडक। देखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी पश्चिमी भाग से निकलता है और ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय ज़िले में बहते हुए लास्ट में खगड़िया ज़िला में आके ये गंगा नदी में डिपॉजिट हो जाता है। इसका अलग से दूसरा नाम जो है ऊपर के मैदानी भागों में सिकरहना, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा जो बूढ़ी गंडक का नाम है सिकरहना इसका नाम है। इसकी सहायक नदियां हैं मसान, बालोर, त्यूरा, धनौती ये सब। ठीक है। अब आता है देखिए बागमती रिवर। बागमती रिवर के बारे में देख लेते हैं। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में सीतामढ़ी ज़िले में प्रवेश करती है। ये लास्ट में गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में जाके मिल जाती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बागमती रिवर जो है पहले किस रिवर में मिलती थी? तो पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब ये कमला नदी से मिलकर कोसी में डिपॉजिट हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं लाल बखिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती एक्सेट्रा। ठीक है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्टैब्लिश्ड है। ठीक है। तो बागमती रिवर के ऊपर में नेपाल में काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल का वो बागमती रिवर के ऊपर में है, और पशुपतिनाथ जो मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वो भी इसी के ऊपर में स्टैब्लिश्ड है। कोसी रिवर जिसको हम लोग बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, यह नेपाल के उत्तर पूर्वी स्थित गोसाई स्थान से निकलता है। इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है। किसको? कोसी रिवर को। ठीक है। क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने के बाद बनता है, इसीलिए सप्तकौशिकी बोलते हैं। ठीक है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, यानी कि बिहार पे अभिशाप इसको बेसिकली कहा जाता है, क्योंकि इससे बिहार में काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है। इसकी सहायक नदियां हैं अरुणा, तोमर, लीखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती, सुनकोशी एक्सेट्रा। महानदी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले से पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा जो कि वेस्ट बंगाल में है इसमें गंगा में जाके मिल जाती है। यह उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदियों में से एक है। इसकी सहायक नदियां हैं पनौर, नागर, बालासोर और मेची। ध्यान रखिएगा इस बात का। कर्मनासा नदी देखते हैं। देखिए, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी में जाके मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवर्तित नदी भी कहा जाता है। ठीक है। तो अपवर्तित नदी किसको बोलते हैं? तो कर्मनासा रिवर को बोलते हैं अपवर्तित नदी। राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाले श्रेणी से निकलती है और यह रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में ये आके इन कर जाती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी में जाके ये लास्टली क्या होता है? डिपॉजिट हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध यानी रोहतास में है। इंद्रपुरी बैराज ये भी रोहतास में है। बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में है और सोन नदी में बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदान क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कि सोन नदी पर बिहार के ऊपर में कौन कौन से बांध बने हुए हैं, है ना? तो डेहरी बांध रोहतास में है, इंद्रपुरी बैराज बांध ये भी रोहतास में है, तो दोनों सोन नदी के ऊपर में है। अच्छा, बाण सागर बांध ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखिए, आपको भारत के ज्योग्राफी से संबंधित ये बात हो जाती है। लेकिन बिहार के नज़र से अगर हम देखें तो बिहार की नज़र से ये दोनों जो है डेहरी बांध और इंद्रपुरी बैराज बांध ये आपको याद रखना है।
ठीक है। पुनपुन नदी, यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फतुहा में जाके पुनपुन गंगा में मिलती है और वहीं पे फिर गंडक भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो फतुहा में जो कि पटना में है, पटना से सटे हुए 20 किलोमीटर डिफरेंस है, वहाँ पे आपको 3 नदी पुनपुन, ठीक है, पुनपुन, गंगा और गंडक, ये 3 रिवर का यहाँ पे संगम आपको प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख सहायक नदी मोरहर, मादर, दरधा, ये सब पुनपुन रिवर की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख रिवर है, ठीक है। पहली प्रमुख रिवर कौन सी है? गंगा है, और दूसरी प्रमुख रिवर पुनपुन हो जाएगा। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरी प्रमुख रिवर है ये। फल्गु नदी देखते हैं हम लोग। देखिए, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में ये मिल जाती है, जो कि गंगा की उपनदी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हजारीबाग के पठार से निकलने वाली ये लीलांजना नदी यानी कि निरंजना नदी तथा मोहाना नदियों से मिल के ये बनती है और लास्ट में ये गया में होते हुए पुनपुन नदी में जाके डिपॉजिट हो जाती है, यानी पुनपुन नदी की ये गंगा की उपनदी बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रिब्यूटरी एक तरीके से आप बोल सकते हैं। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपाद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म की तीर्थयात्री आते हैं, ठीक है। तो फल्गु नदी के पास में विष्णुपाद मंदिर है। अब यहाँ से आपका एक और सवाल बनता है, विष्णुपाद मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पे पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के जो तीर्थयात्री आते हैं, यहाँ पे अपना पितृदोष का निवारण करते हैं पूजा पाठ करके। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम यानी कि गयाजी डैम भी बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट एक और सवाल, ठीक है। गयाजी डैम फल्गु रिवर के ऊपर में है और फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, जिसको निरंजना रिवर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, निरंजना, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, पटना शहर ये आपको गंगा रिवर के किनारे है। उसके बाद सोनपुर है जो कि गंडक नदी के किनारे है। मोकामा गंगा नदी किनारे है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसा हुआ है। मुंगेर गंगा नदी किनारे है। खगड़िया बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे और गंडक रिवर के किनारे जितने भी जगह मिलेंगे आपको, ये सारे के सारे बाढ़ग्रस्त, ठीक है, बाढ़ग्रस्त ये सारे जगह हैं, ध्यान रखिएगा। बक्सर गंगा रिवर, दरभंगा बागमती रिवर के किनारे, छपरा घाघरा नदी, गया फल्गु नदी, हाजीपुर गंडक नदी, फतुहा पुनपुन नदी, गंगा नदी जो है इनके जो है डिपॉजिटरी पे यानी कि संगम पे ये बसा हुआ है। अब बिहार में नदी घाटी परियोजनाओं की हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। तो जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को टारगेट किया गया है। यहाँ पे 3 जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी पॉइंट्स को टारगेट किया गया है, ठीक है। तो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं बेसिकली 3 रिवर के ऊपर ही चलती हैं, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन नदी परियोजना का निर्माण देखिए 1874 ईस्वी में डेहरी यानी कि रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। यहाँ से आपका 2 लाइन से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना का जो है उद्घाटन कब हुआ या कब से ये स्टार्ट हुआ? तो 1874 से। कहाँ पे है ये? तो डेहरी रोहतास में है। अब ये नदी घाटी परियोजना जो है, यहाँ से एक और सवाल बनता है कि बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो अगर आपसे यहाँ से पूछ ले कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, तो क्या बोलेंगे आप? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना। क्लियर है? यहाँ से आपके 3-4 सवाल बन गए। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई हुई हैं, ठीक है। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी सोन नहर
इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिले में सिंचाई की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र यानी डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र जो कि 3.3 मेगावाट स्थापित यहाँ पे किया गया है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को प्राप्त होता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ था और इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ से सवाल बनता है, गंडक परियोजना 1959 में स्टार्ट हुआ था और नेपाल के साथ समझौता हुआ था तब ये स्टार्ट हुआ था। बेसिकली नेपाल हमेशा पानी छोड़ देता था, बिहार बाढ़ग्रस्त हमेशा रहता था, तो इसी को लेके एक समझौता हुआ था 1959 में कि ये परियोजना बनेगा और पानी को मैक्सिमम होल्ड किया जाएगा। ठीक है, और इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी में बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया था। और यह बराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास में निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी जो नहर है उसको पूर्वी गंडक नहर कहते हैं, पश्चिमी को पश्चिमी गंडक नहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब पूर्वी नहर 3 भागों में भी डिवाइडेड है, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये ज़िले में सिंचाई करी जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है और नेपाल में सिंचाई के अलावा इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है। ओके, चलिए अब कोसी बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग देख लेते हैं। तो कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 में बन के तैयार हो गया और चलने लगा, लागू हो गया। और इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनकर नेपाल के जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से फाइनली तैयार हो गया और ये काम करने लगा। तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, ये हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया और यह परियोजना 1965 से पूर्ण रूप से स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोसी पर निर्मित जलाशय से पहले एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होता है। पश्चिमी कोसी नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय इन सारे रीजन्स में जो है आपको सिंचाई होगा। अब बिहार की प्रमुख जलप्रपातों के बारे में भी देख लेते हैं। जब नदी की ढाल में आकस्मिक परिवर्तन आने लगता है तो नदी तीव्र वेग के पहाड़ के नीचे गिरती है, उसे जलप्रपात कहते हैं। क्लियर, मतलब बहुत फोर्स के साथ जब किसी पहाड़ से वो नीचे गिरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलप्रपात कहते हैं। अब बिहार में कौन कौन जलप्रपात है, देखिए काकोलत जलप्रपात है, कहाँ पे है ये, नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास सबसे ऊंचा है, ये ध्यान रखिएगा। दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार का रोहतास में और सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार में। नेक्स्ट है देखिए कर्मनासा जलप्रपात, ये कहाँ पे है, आपको बक्सर में मिलेगा। धुआं कुंड जलप्रपात, ये सासाराम रोहतास में मिलेगा। मांझर कुंड जलप्रपात, ये मांझर कुंड जलप्रपात देखिए सासाराम रोहतास में ये मिलेगा आपको। उसके बाद नियार कुंड जलप्रपात, ये कहाँ मिलेगा आपको, भोजपुर में मिलेगा। तेलहड़ कुंड जलप्रपात, ये कहाँ, कैमूर के अंदर मिलेगा। तो ये बिहार प्रमुख जलप्रपातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं बिहार की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में भी। तो कांवर झील, इसके बारे में आपने 1000 बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। कहाँ पे है ये, बेगूसराय में है। गोगाबिल घोंघा झील, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो कटिहार के अंदर में। कुशेश्वर झील, ये दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो कैमूर में मिलेगा। सिमरी झील, ये कहाँ, सहरसा में। जगतपुर झील भागलपुर के अंदर में आपको ये मिलेगा। और मोती झील,
मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। अब मोती झील ध्यान रखिएगा, ये मुजफ्फरपुर में एक जगह का नाम भी है, यानी एक बाज़ार, एक मार्केट का नाम भी है, तो उससे मत समझ लीजिएगा, ठीक है। सरैया मन, देखिएगा सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण में है ये, और पीपरा मन ये मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में इसका आपको एग्जिस्टेंस मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिहार की प्रमुख नहरों की ओर आते हैं। देखिएगा बिहार की प्रमुख नहरों की बात कर लें तो त्रिवेणी नहर जो कि गंडक नदी के ऊपर बनी हुई है, फिर तिरहुत नहर जो कि ये भी गंडक नदी के ऊपर बनी हुई है। अच्छा, त्रिवेणी, तिरहुत और दोन ये 3 नहर है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तीनों गंडक रिवर के ऊपर में है, तो गंडक रिवर के ऊपर में 3 नहर है, त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये 3 नहर है। अब इससे लाभान्वित क्षेत्र देख लीजिए, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इससे लाभान्वित है। ये तीनों नहर इससे ये 4 डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होते हैं। अब देखिए पूर्वी कोसी, ये कोसी रिवर पे ये नहर बनी हुई है और इससे अररिया, सुपौल और पूर्णिया लाभान्वित क्षेत्र हैं। पश्चिमी कोसी, ये कोसी रिवर पे ये भी बनी हुई है, इससे दरभंगा, मधुबनी और सुपौल लाभान्वित क्षेत्र हैं आपके। राजपुर, इससे देखिए कोसी, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय ये लाभान्वित क्षेत्र हैं। और पूर्वी सोन से सोन रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, और इससे जो लाभान्वित क्षेत्र है वो है औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। अब पश्चिमी सोन की बात करते हैं, ये भी सोन रिवर के ऊपर में है, इससे रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर, ये जो रीजन है तीनों इससे रिलेटेड सारे रीजन हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंडों की हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। देखिएगा राजगीर जो जलकुंड है, ये ध्यान रखिएगा सारे के सारे जलकुंड हैं, है ना, तो सभी के सभी जलकुंड हैं। अब देखिए जलकुंड जो है ब्रह्मकुंड इसको बोला जाता है, राजगीर में जो मतलब 4 जलकुंड हैं और इसमें सबसे टॉप पे है ब्रह्मकुंड, इसको बोलते हैं बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, यानी कि ब्रह्मकुंड क्या है तो गर्म जलकुंडों में से है। उसके बाद आता है सप्तधारा कुंड, ठीक है, फिर मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ये सारे के सारे देखिए ये राजगीर के अंदर में ही है। तो टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा टोटल 6 कुंड जो हैं आपके राजगीर में अवस्थित हैं। अब आता है देखिए मुंगेर में, मुंगेर का देखिए लक्ष्मण कुंड है, उसके बाद सुमेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, श्रृंगार श्रीकुंडी है, पंचकुंड है, राइट। उसके बाद सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भारी कुंड हैं। अब बिहार की मिट्टियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार में पढ़ लेते हैं। देखिएगा बिहार की जो ऊपरी सतह पर फैले जो मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। इस बात को आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या बोलते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण देखिए चट्टानों के टूटने फूटने और इसमें भौगोलिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो है मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका यहाँ पे होती है। तो मृदा निर्माण देखिए स्थलाकृति से होती है, फिर बारिश जो होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, इन सब का जो ह्रास होता है उसके बाद मृदा का यानी मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए मृदा विज्ञान को अगर आप स्टडी ऑफ सॉइल कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है, मृदा के अध्ययन को। विश्व मृदा दिवस जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से आपका एक जीके का सवाल रेडी हो गया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। यहाँ पे अंग्रेजी में आप लिख लीजिए वर्ल्ड सॉइल डे, है ना, ये मनाया जाता है किस दिन, 5 दिसंबर को। चलिए आगे देखिए, बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़ और कचारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में ऐसे डिवाइड किया जाता है। उत्तर बिहार वाला रीजन जो उधर गंगा वाला रीजन जो हो जाता है, ठीक है ना, जो गंगा का मैदानी इलाका होता है, और नीचे वाला रीजन में जो बाकी जो नदियां हैं उनसे रिलेटेड वाले रीजन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा उत्तर बिहार की मिट्टी ये पर्वत पादीय मिट्टी होती है, ठीक है। तराई मिट्टी यहाँ पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं और नवीन को खादर मिट्टी बोलते हैं। ये सब जो है आपको उत्तर के बिहारी मिट्टी रीजन मिलेगा जो गंगा का मैदान वाला एरिया होता है। अब दक्षिण बिहार की मिट्टी देखिएगा ये टाल मिट्टी होती है, कगारी मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कैरोल या केवल
मिट्टी कहा जाता है। और लाल पीली बलथर मिट्टी यहाँ पाई जाती है, चूँकि इधर में आपका झारखंड की अवस्थिति हो जाती है। नीचे साउथ वाले रीजन में इधर आपका झारखंड का जो है अवस्थिति यहाँ पे हो जाता है, राइट। अब देखिए उत्तर बिहार की मिट्टियाँ। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से होता है, अभी मैंने आपको बोला है। और उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। आप 4 उपवर्ग देख लीजिए। पहला है पर्वत पादीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है और इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के वजह से मृदा में यानी मिट्टी में अधिक नमी भी रहती है और यह अधिक उपजाऊ इसी वजह से हो जाती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अनुकूल है। इस मिट्टी में धान और गन्ने की खेती, साथ ही साथ जूट का भी उत्पादन यहाँ पे काफ़ी होता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इसका फैलाव आपको मिलेगा। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि भी यहाँ पे होता है। तराई मिट्टी, अब तराई जैसा कि नाम ही है, भींगा रहता है, तर रहता है, तरी रहती है यहाँ पे, इसलिए इसको तराई क्षेत्र, तराई मिट्टी बोलते हैं। अब देखिएगा यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होती है। अब आता है देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तीसरा नंबर। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। अब यहाँ देखिएगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर वाला जो रीजन है, यहाँ पे मोटा मोटी रेगुलरली बाढ़ आता रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो नवीन खादर मिट्टी मिलेगा, ठीक है। नवीन खादर मिट्टी का इस रीजन में जो है फैलाव मिलेगा। लेकिन जहाँ पे बाढ़ रेगुलरली नहीं आता है वहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ बाढ़ प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है वहीं पे ये पाया जाता है। अब देखिए इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में होता है, राइट। चलिए इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में आपको इसका फैलाव मिलेगा। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है ना। और इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना ये सारे इसमें उगाए जाते हैं। 4th नंबर है देखिए नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है, राइट। और इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में होता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ना, माफ़ कीजिएगा, नवीन खादर मिट्टी, ओके, ये होता है। नवीन जलोढ़ को हम लोग पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। यहाँ से ये भी आपका तैयार हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू और चीका यानी कि क्ले का प्रधानता होता है, ठीक है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की काफ़ी कमी पाई जाती है। किस में? नई वाली में, नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी में नाइट्रोजन की काफ़ी कमी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि ये बिल्कुल नई मिट्टी होती है इसलिए इसमें पूरा जो है भरपूर मात्रा में मिनरल्स आपको मिलेगा। दक्षिण बिहार की मिट्टी हम लोग देखते हैं, ठीक है। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य में आपको मिलेगा। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब चारों भाग देख लीजिए। पहला है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी तो आपने पढ़ा ही था। टाल मिट्टी, टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में आपको ये मिलेगा, टाल मिट्टी, है ना। अब टाल मिट्टी में जो है देखिए मोटे कणों वाले धूसर रंग की और भारी मिट्टियाँ ये होती हैं। इस मिट्टी में रबी फसल काफ़ी अच्छी उसकी पैदावार होती है और यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दलहन यानी कि दाल वगैरह का उत्पादन, है ना, मोटे अनाजों का उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। सेकंड है देखिए कगारी मिट्टी।
गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार आपको मिलेगा। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। उर्वरा शक्ति जो है इसकी कौन सी मिट्टी की? कगारी मिट्टी की, है ना, उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्ची ये सब होती है। अब आता है देखिए तीसरा नंबर में पुराना जलोढ़ यानी कराल मिट्टी। अब कराल मिट्टी इसको बोला जाता है ना, दक्षिण बिहार के मिट्टी वाले श्रेणी में इसको क्या हम बोलेंगे? तो कराल मिट्टी हम बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? कराल मिट्टी बोलेंगे। अब देखिए इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक होता है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ ये सब इसमें काफ़ी प्रमुखता से उगाई जाती हैं। अब देखिए लाल पीली बलथर मिट्टियाँ यहाँ पे, है ना, चौथे नंबर का है और आखिरी है ये। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का आपको विस्तार पाया जाता है ना। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में आपको प्रमुखता से पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है और इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। ध्यान रखिएगा किस मिट्टी की बात हो रही है? तो लाल पीली बलथर मिट्टी की बात हो रही है। ठीक है, इस मिट्टी में जल संग्रहण क्षमता भी कम होती है, बहुत जल्दी ये सूख जाती है, ड्रेन हो जाती है, पानी इसमें से निकल जाती है। और ध्यान रखिएगा अपने लौह तत्वों की प्रधानता की वजह से यह लाल रंग की होती है, मतलब इसमें फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रंग रेड हो जाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है, यानी कि एसिडिक नेचर का ये मिट्टी होता है। और इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मोटा आदि मोटा अनाज जो है ये सारा उपजाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे देख लीजिए कुछ और भी। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज काफ़ी बहुलता में उपजाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास वाले रीजन में आपको मिलेगा और इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के काफ़ी अंश आपको मिलेंगे। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज किस में मिलेंगे? तो यहाँ ध्यान रखिएगा लाल बलुई मिट्टी में। ठीक है, अब बिहार में वन एवं वन्य जीव के रिलेटेड भी बातें हम लोग देख लेते हैं। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है, यह मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, बिहार में मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये आपसे बीपीएससी में 1000 बार सवाल पूछ चुका है ना, कि बिहार में कैसे वन पाए जाते हैं? तो मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशेषता के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। जैसा कि अपने नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है, आर्द्र मतलब कि गीला रहेगा, शुष्क मतलब कि सूखा रहेगा। अब आते हैं हम लोग आर्द्र को देख लेते हैं। देखिएगा आर्द्र पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब 120 सेंटीमीटर से अधिक अगर साल भर में अगर रेन होगा तो वो बहुत अच्छा रीज़न होता है, तगड़ी बारिश वहाँ पे मानी जाएगी। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, अब जहाँ आपको जाहिर सी बात है किशनगंज में देख लो सबसे ज़्यादा बिहार में रेन रिसीव होता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आर्द्र पर्णपाती वन विकसित होगी ही। फिर पश्चिमी चंपारण वाला रीजन वाल्मीकि नगर वन, पश्चिमी चंपारण में भी वाल्मीकि नगर वन जो होता है वहाँ पे ज़्यादा होती है और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये रीज़न भी जो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, तराई क्षेत्र, वहाँ पे जो है आपको ये आर्द्र पर्णपाती वन का डेवलपमेंट मिलेगा। ऐसे वन में साल, सेमल, जामुन, सागवान ये सारे जो पेड़ हैं इसकी अधिकता काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इन वनों में सवाई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि भी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये सारे झाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, पेड़ मत मान लीजिएगा। अब आता है देखो शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है।
आर्द्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये दोनों फैक्ट बस याद रखिएगा आर्द्र और शुष्क के बारे में। बिहार में अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन ही पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में अधिकांश भागों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या कि यहाँ पे मुख्य रूप से मानसून पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मानसूनी पर्णपाती वन। और अगर बोला जाए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ज़्यादातर रीजन में कैसे वन पाए जाते हैं, तो देखिएगा क्या बोलिएगा आप कि शुष्क पर्णपाती वन ज़्यादातर रीजन में आपको पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस, ये सारे जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, ये आपको यहाँ पे पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो बिहार के वन्यजीव अभयारण्य, जो यहाँ से सवाल आपका, ये बिल्कुल एक तरीके से आप इसको ना फैक्ट बोल लीजिए, ये आपको रटना ही पड़ेगा, ये फैक्ट्स है। ठीक है, मैं इसको सीधा बोलता हूँ फैक्ट, है ना। स्टैटिक जीके का ये पार्ट एक तरीके से बिहार के हिस्से से आप बोल लीजिए। चलिए, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, बिहार में देखोगे क्या बोल रहा है, एक नेशनल पार्क है ना, एक नेशनल पार्क है बिहार में। ठीक है, एक नेशनल पार्क है और 12 वन्यजीव अभयारण्य है ना, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। पहला वन्यजीव अभयारण्य देखोगे वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ से ये सवाल आ जाता है कि जो ये बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है ना, पश्चिमी चंपारण में है ये, और इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में। भीम बांध और वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, मुंगेर में मिलेगा। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रीजन है। थर्ड है देखो, गौतम बुद्ध पक्षी विहार, ये आपको कहाँ मिलेगा, गया के अंदर मिलेगा। 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इसका फैलाव आपको मिलेगा। चौथा है देखो, कांवड़ झील वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ मिलेगा, बेगूसराय में मिलेगा। राइट, अब देखोगे यहाँ पे 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। अब आप लोगों को मालूम होगा साइबेरियन पक्षी जो हैं गर्मी के दिनों में ये यहाँ पे प्रवास के लिए आते हैं, एक तरीके से घूमते फिरते घूमने के लिए आते हैं। तो यहीं पे कांवड़ झील जो है ना, नेशनल पार्क, कांवड़ झील जो राष्ट्रीय अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य, यहीं पे लोग आते हैं। और रामसर सूची में भी ये बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो इस वजह से भी इसको आप VVI करके नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ही याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर। पांचवा देखिएगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये रोहतास में आपको मिलेगा। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अब यहाँ से ये सवाल आपका बनता है कि बिहार का बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। देखोगे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास में है और 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार का राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, एकमात्र राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, तो भैया ये है देखो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब देखोगे नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में है, ये 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और सबसे छोटा अभयारण्य है। अब यहाँ से एक और सवाल रेडी हो जाता है, सबसे बड़ा अगर बोले तो कैमूर हो जाएगा, सबसे छोटा बोलेंगे तो नागी बांध पक्षी विहार जमुई हो जाएगा। 1.92 वर्ग किलोमीटर में बस फैला हुआ है, सबसे छोटा अभयारण्य है। तो ये दोनों ऊपर नीचे देखो, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है ये, ठीक है, ये बिहार का सबसे बड़ा है, लिख लो यहाँ पे, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य, ये जमुई में ये भी है, 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर पंत वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, नालंदा राजगीर में 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये देखिए पश्चिमी चंपारण में यानी वेस्ट चंपारण में आपको मिलेगा और ये 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका फैलाव आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये पश्चिमी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण में आपको मिलेगा। 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और बिहार का एकमात्र बाघ
आश्रय इसके अंदर में है, ठीक है। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये टाइगर रिजर्व है, 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, बिहार का एकमात्र बाघ आश्रय इसके अंदर है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य ये दरभंगा में है, ये 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है, यहाँ पे भी साइबेरियन पक्षियाँ आती हैं और साइबेरियन पक्षी कांवड़ झील वन्यजीव अभयारण्य में भी आती हैं, ठीक है। अब विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य ये भागलपुर, विक्रमशिला नाम से ही आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, भागलपुर में मिलेगा। 60 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक इसका फैलाव आपको मिलेगा और भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में ये फेमस है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कौन सा? विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अब देखो बैरला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये न्यू है, बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। I mean, आप ये एग्ज़ाम में बार बार इसके बारे में पूछता नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये न्यू है, वैशाली में आपको मिलेगा, ठीक है। अब वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं 2021 के डाटा के हिसाब से। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 24 में आ जाएगा, 22-23 गैप करने के बाद अब ये 24 में 2 साल के गैप के बाद ये आएगा। सबसे पहले ये रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये रिपोर्ट वन्यजीव अभयारण्य वन स्थिति रिपोर्ट जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था और 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। अब यहाँ से एक और बात साबित होती है कि ISFR रिपोर्ट जो है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ये देखिएगा 17वां रिपोर्ट है 2021 का। अब जो 2024 में जो आएगा ये 18वां होगा, ध्यान रखिएगा, जिसके लिए दूरंशवेदी उपग्रह रिसोर्स SAT-2 का जो है आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके डाटे को इकट्ठा करने के लिए दूरवंशी उपग्रह रिसोर्स SAT-2 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बिहार में वन आवरण कितना है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 73.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो लगभग 1.3% के आसपास है। ध्यान रखिएगा इस बात का। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण की बात कर लें तो बिहार में वनावरण देखिए 7,381 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में 7.84% हो जाता है। वृद्धि 75 वर्ग किलोमीटर की हुई है। वृक्षावरण की बात कर ले तो 2,341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से 2.48% होता है और 338 वर्ग किलोमीटर में आपकी वृद्धि देखी जाएगी। टोटल देखा जाए तो 9,722 वर्ग किलोमीटर और टोटल वनावरण की बात करें और ठीक है, तो इसमें देखिए 10.32% हो जाएगी वृद्धि। 413 वर्ग किलोमीटर की टोटल वृद्धि आपको यहाँ पे मिलेगी। जिले में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो कैमूर देखिए इसमें 1051.56 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक में आता है पश्चिमी चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर और फिर तीसरे नंबर पर आता है सबसे अधिक फैलाव में रोहतास 669.91 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें कैमूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसी में जो है वनावरण का क्षेत्रफल है। सबसे कम देखिए, सबसे कम शेखपुरा में है 1.19 वर्ग किलोमीटर, सबसे कम है शेखपुरा में। फिर है अरवल में 4.14 वर्ग किलोमीटर और फिर आता है जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। इन सारे रीजन में बारिश भी इसी वजह से कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वनावरण रीजन बड़ा कम है। जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार, ठीक है, सबसे अधिक कैमूर में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा ही कैमूर में हमने वनावरण देखा, ठीक है, प्रतिशत में, तो यहाँ हम लोग वर्ग किलोमीटर में देख रहे हैं, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, और यहाँ पे प्रतिशत में देख रहे हैं। कैमूर देखिए 31.56%, जमुई 21.34%, नवादा 20.72% है। ये सबसे अधिक वाले टॉप 3 ज़िले हैं। अब सबसे कम वाले टॉप 3 ज़िले देख लेते हैं। शेखपुरा एज़ यूजुअल ऊपर में देखा हमने, बक्सर और फिर सिवान परसेंटेज के अनुसार 0.17%, बक्सर 0.35% और सिवान 0.35% एज़ यूजुअल, ठीक है। अब देखिए 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले ज़िले देख लेते हैं। तो बांका में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है 16.29 वर्ग किलोमीटर का, जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर का सबसे ज़्यादा वृद्धि, उसके बाद गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। कैमूर में देखिए 4.83 वर्ग किलोमीटर का हुआ है, सुपौल में 4.46 वर्ग किलोमीटर का हुआ है और रोहतास में 2.32 वर्ग किलोमीटर का हुआ है।
अन्य बिंदु में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है 796.12 किलोमीटर में इसमें वन है पूरा, और कुल टाइगर रिजर्व इसमें 928.80 वर्ग किलोमीटर में है। मतलब 85.71% रीजन में जो है आपको ये पूरा मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा बिहार में वृक्षावरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वृक्षावरण है। वृक्षावरण मतलब ऐसे रीजन में जहाँ पे वृक्ष ही हैं, और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% ये होता है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में देखिए 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा, है ना, कितना 338 किलोमीटर। अब देखिए 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र, तो अति सघन वन 70% अधिक शिखर सघनता उसमें है, जो कि 21 में जो है 4.5% यानी कि 333 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्यम सघन वन 40 से 70% शिखर सघनता इसमें पाई गई है, जो कि 44.5% यानी कि 3286 वर्ग किलोमीटर इसमें बताया जा रहा है। खुले वन 10 से 40% शिखर सघनता यहाँ पे है, जो कि 51% यानी 3762 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। ठीक है, अब बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले देख लेते हैं। बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा। मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण में ही मिलेगा। खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट कैमूर में मिलेगा। शीर्ष जिले का क्षेत्र, अच्छा यहाँ पे शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल भी यहाँ पे देखिए आपका पश्चिमी चंपारण में ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 2019 एवं 21 वनावरण की तुलना भी एक बार देख लेते हैं। बहुत घने वन देखोगे 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर था और 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रूप से घने वन 2019 में 3250 वर्ग किलोमीटर था और 3286 वर्ग किलोमीटर, मोटा मोटी लगभग 36 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। खुले वन देखो 3693 वर्ग किलोमीटर था और 2021 में ये 3762 वर्ग किलोमीटर है, मोटा मोटी 200-300 वर्ग किलोमीटर का बढ़ा हुआ है। यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल 2019 में 7306 था और अभी 7381 यहाँ पे आपको टोटल दिख रहा है। ध्यान रखिएगा 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वनाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। राइट, अब यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में ये फैला हुआ और यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई नागानकटी अभयारण्य में किया गया। ठीक है, तो 2021 में बिहार का पहला राजकीय पक्षी कलरव का आयोजन नागानकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में हुआ था। ठीक है, राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है और बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिएगा बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 है। ठीक है, ये 2018 का डाटा के हिसाब से बात हो रही है, अभी बढ़ा है। बिहार में आपदा प्रबंधन ये भी देख लेते हैं। तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है और इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित रहता है। नेक्स्ट देखिएगा बाढ़। बिहार के 38 जिलों में 28 ज़िले बाढ़ प्रभावित हैं और इन 28 ज़िलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित हैं तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव बिहार में देखा जाता है। ठीक है, उत्तर बिहार में देखा जाता है, माफ़ कीजिएगा, है ना, यानी ऊपरी रीजन, नेपाल वाला जो रीजन होता है ना, उधर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण, पूर्वी चंपारण, उधर वाले रीजन में। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5%। अब देखो पूरा भारत का जो लैंड एरिया उसका 16.5% एरिया अकेले बिहार में ही आता है बाढ़ग्रस्त रीजन में। ठीक है, अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जो ज़िले हैं 15 हैं टोटल। देखो पूर्वी चंपारण मैंने बोला आपको, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये जो रीजन है सारे बाढ़ प्रभावित हैं और कम बाढ़ प्रभावित ज़िले 13 हैं टोटल। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा। बाढ़ आने का मेन जो रीज़न होता है, देखिए बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, ठीक है,
जो मॉनसून आता है बिहार में तो 2 महीने में इतना ज़्यादा बारिश होता है जिस वजह से बाढ़ आता है। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होने लगता है जिस वजह से वो ओवरफ्लो करने लगती हैं। बिहार में जल प्रबंधन का भी अभाव है, यहाँ पे कोई भी वाटर मतलब उसका जल प्रबंधन है नहीं, वाटर ट्रीटमेंट कुछ भी है नहीं, उनको कैसे मैनेज करना है इसका कुछ सिस्टम है नहीं, इस वजह से भी बाढ़ आता है। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रह क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। ठीक है, अब देखो सूखा, मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति भी उत्पन्न होती रहती है बिहार में। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र अब सूखा प्रभावित इसको बोला जाता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले हैं औरंगाबाद, जैसा कि मैंने बोला वहाँ पे ऑलरेडी वनावरण वृक्षारोपण बहुत कम है इस वजह से है। गया सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा भी है। नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, ये सब। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, सूखा प्रभावित होने का रीज़न है इन रीजन्स में देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आया हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे वनावरण जो है इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पे पानी वानी बरसता नहीं, इसलिए सूखाग्रस्त एरिया है। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना काफ़ी कंपलसरी इंपॉर्टेंट है। भूकंप, देखिए बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ पे भूकंप की भी संभावना को जन्म ये देती है और भूकंप आते रहता है। ठीक है, बिहार के अलग अलग क्षेत्र को भूकंप की संभावना के अनुसार डिवाइड किया गया है। जोन 5, 4 और 3 में विभाजित किया गया है बिहार को। ठीक है, अब देखो जोन 4 में कौन सा आता है, जोन 4 में अत्यधिक प्रबलता इसको बोला जाता है, सबसे स्ट्रांग होता है जोन 4 में। अब ये किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, ये जोन 4 में आते हैं, मतलब यहाँ जो भूकंप आएगा काफ़ी स्ट्रांग आएगा। जोन माफ़ कीजिएगा जोन 5 में। ठीक है, जोन 4 में जो यहाँ भूकंप आएगा ये मीडियम रेंज का होता है, इसमें आपके पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर, ये सारे इसमें आते हैं। जोन 3 ये लो डेंसिटी का होता है, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, ये सारे आते हैं। अब लो डेंसिटी वाला नीचे देखो जो दक्षिण वाला एरिया है वो सारे वाले रीजन्स हैं यहाँ पे, है ना। दक्षिण वाला में ये सारा रीजन दक्षिण में मिलेगा, तो यहाँ पे हिमालय से काफ़ी दूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे लो डेंसिटी रहती है। चक्रवात, देखिए बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र के तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से भी कभी कभी डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, जैसे ताउते वगैरह ये सब आया हुआ था। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड होकर बिहार के सीमावर्ती ज़िले में ये एंटर करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी ज़िले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, ये सारे जो ज़िले हैं काफ़ी ज़्यादा ही इससे प्रभावित होते रहते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा और तेज़ हवाओं से जान माल का भी काफ़ी ज़्यादा क्षति होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2005 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 3रा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया और बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू भी किया। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया और याद रखिएगा बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क को से संबंधित कार्य योजना को अपने राज्य में लागू किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है बिहार ज्योग्राफी से संबंधित ये मास्टर वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी आनंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही 69 BPSC से रिलेटेड वीडियो प्रैक्टिस सेट्स हमारे चैनल पे आते रहेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।